हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 35 नंबर पक्के दिलवाएंगे। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। और हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं 20 क्वेश्चनों की सीरीज ये, और 35 नंबर 100% निश्चित आपको मिलने ही मिलने हैं एग्जाम के अंदर। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो कौन कौन से हैं वो 20 क्वेश्चन, जरा देखिए। 20 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपके एग्जाम में मिलने वाला है। नस समीकरण। नस समीकरण के बारे में अगर हम बात करें कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो पहला क्वेश्चन तो यह आएगा कि नस समीकरण लिखिए तथा इसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ लिखिए। जैसे आपके सामने नस समीकरण लिख रखा है, E = E नॉट सेल माइनस के RT अपॉन NF ln Q। तो इसमें क्या है, E क्या है? E क्या है? सेल विभव। E नॉट क्या है? मानक सेल विभव। R क्या है? गैस स्थिरांक। T क्या है? ताप। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F फैराडे नियतांक। और Q है अभिक्रिया भागफल। तो प्रयुक्त संकेतों का अर्थ सहित एक तो पहला सवाल ये आ सकता है। दूसरा, इस समीकरण से और कौन सा सवाल आ सकता है, तो एक न्यूमेरिकल देगा जिसमें आपको EMF ज्ञात करवाएगा। तो EMF ज्ञात करने का मतलब है आपको सेल विभव ज्ञात करना है, क्योंकि EMF की वैल्यू सेल विभव के बराबर होती है, सेल के बराबर होती है। तो इसीलिए EMF वाला जब क्वेश्चन आए तो आपको नस समीकरण लगाना है। कौन सा समीकरण लगाना है? नस समीकरण। जब सवाल करेंगे तो ये वाला समीकरण नहीं लगाना है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे सवाल में। तो सवाल में मॉडिफाई करेंगे तो E = E नॉट सेल माइनस के 0.0591 अपॉन n log 10 Q। इस फॉर्मूले का इसमें प्रयोग करेंगे EMF निकालने के लिए। इसको हमने सॉल्व करके रख रखा है RT और F की वैल्यू लगाकर। अब इस सवाल में सॉल्व करने के लिए आपको केवल E निकालने के लिए केवल 3 चीजें जरूरत है। एक तो E नॉट सेल, N और Q। अगर आप ये 3 चीजें निकाल सकते हैं तो आप पूरे न्यूमेरिकल में 3 मार्क्स पक्के कर सकते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले आप निकालना चाहें E नॉट सेल, तो E नॉट सेल कैसे निकालते हैं? तो E नॉट सेल निकालने का तरीका है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो इस तरीके से आप निकालते हैं E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो इससे आपको पता करना है कि एक कैथोड का विभव दे रखा होगा, एक एनोड का विभव। तो कैसे पता करते हैं हम? तो ध्यान से देखिएगा। E नॉट अगर Zn2+ से Zn का विभव मान लो दे रखा है माइनस के 0.76 वोल्ट। E नॉट Cu2+ से Cu का जो विभव दे रखा है, मान लो वो दे रखा है 0.34 वोल्ट। अब ये ऐसे मान ली रही है, वैल्यू दे रखी होती है, तो इतनी वैल्यू है। अब आप बताइए, आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या जानते होंगे। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से? इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? प्लस के 0.34 वोल्ट। छोटी संख्या कौन सी है? माइनस के 0.76 वोल्ट। तो इसमें से जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या हमेशा कैथोड वाली होगी, और कम संख्या जो होगी वो हमेशा एनोड वाली होगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। E नॉट सेल बराबर बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0.34 माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है? माइनस की 0.76 वोल्ट। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.10 वोल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से आपको E नॉट सेल निकालना समझाया। दूसरा, आपको N निकालना समझ में आना चाहिए। N होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में प्रयुक्त हुए हैं। तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। आप रिएक्शन को देखेंगे, एक इसमें Zn से एक तो Zn2+ बनेगा, और एक इसमें Cu2+ से Cu बनेगा। अब इन दोनों रिएक्शनों को देखेंगे, अगर दोनों में चेंज समान है इलेक्ट्रॉन का, जैसे Zn से Zn2+ हुआ है, तो कितने आवेश का चेंज हुआ? 2 का चेंज हुआ। यहाँ पर भी कितने का चेंज हुआ? 2 का चेंज हुआ। इसका मतलब सेम है, तो यही N की वैल्यू होगी। यही N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर ये सेम नहीं हो तो इनको सेम करेंगे, गुणा भाग करके। इसमें जैसे अगर इसमें 1 होती, इसमें 2 होती, तो इसमें 2 का गुणा कर देते रिएक्शन में, तो ये N की वैल्यू समान हो जाती। इसके बाद अगर हम Q की वैल्यू निकालना चाहें तो Q की वैल्यू कैसे निकालते हैं? Q की वैल्यू निकालते हैं उत्पाद बटे अभिकारक से। कैसे निकालते हैं? उत्पाद बटे अभिकारक। यानी कि रिएक्शन जो दे रखी होगी, उसमें रिएक्शन में उत्पाद की जो सांद्रता है उसको रख देंगे ऊपर, और अभिकारक की सांद्रता को रख देंगे नीचे। जैसे अगर मान लो आपके सामने रिएक्शन है Zn + Cu2+, और इससे बड़ा है Zn2+ + Cu। अब देखो, Cu और Zn की कोई भी सांद्रता नहीं होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड की सांद्रता नहीं होगी, इसके अंदर जो लवड़ के अंदर जो डुबोया है उस लवड़ की सांद्रता होगी। तो ये लवड़ कौन सा है? Zn2+ का, और ये Cu2+ का लवड़ है। तो Q की वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए आपको Zn2+ बटे Cu2+ कर देना है, और जो वैल्यू यहाँ से Q की निकल के आएगी वो यहाँ रख देनी है, N की वैल्यू यहाँ रख देनी है, और E नॉट सेल की वैल्यू ये यहाँ रख देनी है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा E सेल का। अब आपको यहाँ से डेल्टा G निकालना पड़ेगा, और डेल्टा G नॉट और निकाल सकते हैं आप इसकी सहायता से। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, माइनस के NF E सेल अगर इसमें लगा देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे माइनस के NF E नॉट सेल। तो इस तरीके से आप यहाँ से डेल्टा G और डेल्टा G नॉट निकाल सकते हैं। यहाँ पर F की वैल्यू आपको केवल 96,500 कूलम लगानी है,
अगर आप इतना कुछ लगा देते हैं, एन की वैल्यू आपको पता है, ई सेल यहाँ से निकाल रखा है आपने, तो आपको केवल और केवल आपको क्या लगाना है, एफ की वैल्यू लगानी है और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से हमने नस समीकरण के ऊपर 3-4 क्वेश्चन आपको बता दिए कि नस समीकरण के ऊपर ही आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है इनमें से एक, तो 100% आपके पेपर में मिलने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन करके समझते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गैल्वेनी सेल। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, केवल यहाँ से थ्योरी पूछी जाएगी और गैल्वेनी सेल के बारे में पूछा जाएगा। और गैल्वेनी सेल के बारे में नहीं पूछा जाता है तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पूछा जाता है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इलेक्ट्रॉन विभव का बढ़ता हुआ क्रम है। इलेक्ट्रॉन विभव का, मानक इलेक्ट्रॉन विभव का क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में धातुओं को रखेंगे तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे हमने याद करवाई थी, लाइक बास सरकाना Mg अलबंजनकर जेड कोनी SnPvH2। तो इस तरीके से ये एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। ये क्या है? मानक इलेक्ट्रॉन विभव का बढ़ता हुआ क्रम है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम से क्या फायदा है, और मैंने यहाँ पे ये क्यों लग रखा है, क्योंकि गैल्वेनी सेल में इसका बहुत योगदान है। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन विभव किसका ज्यादा है, किसका कम है, किससे देख सकते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी से। जैसे आपके सामने एक सेल बना के रखा है हमने, गैल्वेनी सेल। अगर आपको ये एग्जाम में सवाल आ जाए तो आपको केवल और केवल इस चित्र के ऊपर नंबर मिलेंगे। ये चित्र कैसे बनाते हैं? तो एक तरफ Zn की छड़ लेते हैं, एक तरफ कॉपर की छड़ लेते हैं, और जिस धातु की छड़ है उसी के लवण में यहाँ पे डुबो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे Zn की छड़ ले ली, जिंक लवण में डुबो दिया, और कॉपर की छड़ को कॉपर के लवण में डुबो दिया, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो दिया। इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद की जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे? दोनों छड़ों को तार से जोड़ेंगे। तार से जोड़ने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण वाला सिरा कौन सा है और अपचयन वाला सिरा कौन सा है। क्या देखना पड़ेगा आपको? कि ऑक्सीकरण वाला सिरा कौन सा है और अपचयन वाला सिरा कौन सा है। तो ऑक्सीकरण वाला सिरा वो होता है जो जिसका विभव कम होता है, अपचयन वाला सिरा वो होता है जिसका विभव ज्यादा होता है। तो जिसका कॉपर यहाँ पे है और यहाँ पे Zn है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो बाद में आएगा उसका विभव ज्यादा होगा। तो कॉपर बाद में आता है तो इसका विभव ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? अपचयन, और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो जैसे ही अपचयन ऑक्सीकरण आप देखेंगे, जैसे विभव ज्यादा कम देखेंगे तो पूरा चित्र आपको समझ में आ जाएगा। तो जिसका विभव ज्यादा है उसको अपचयन कहेंगे, और जिसका विभव कम है उस पर क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। और अपचयन हमेशा कहाँ होता है? कैथोड पर। तो जहां अपचयन हो रहा होगा वहां कैथोड लिख देंगे, जहां ऑक्सीकरण हो रहा होगा वहां एनोड लिख देंगे। और जिसका विभव ज्यादा होता है, जिसका विभव ज्यादा होता है उस पर प्लस आता है। जैसे बैटरी के साइन में एक बड़ा एक छोटा डंडा होता है, तो बड़े वाले डंडे पे प्लस लिखते हैं, छोटे वाले डंडे पे माइनस लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है? कि बड़े वाले का विभव ज्यादा है, यानी कि ज्यादा विभव वाला सिरा क्या होता है? प्लस होता है। इसीलिए ज्यादा विभव वाला सिरा, यानी कि अपचयन हमेशा कहाँ होना है? ज्यादा होने वाले पे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पे क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। जहां अपचयन होता है वहां पर हम प्लस लगाते हैं, जहां ऑक्सीकरण होता है वहां पर हम क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। अब धारा का प्रवाह देखें, तो धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। धारा का प्रवाह हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो उच्च विभव कौन सा? ये वाला, और निम्न विभव ये वाला है। तो इसका मतलब करंट का प्रवाह इधर से इधर होगा, और इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट विपरीत दिशा में घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन की दिशा ही हो जाएगी। देखो पूरा चित्र है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, लवण सेतु। तो लवण सेतु क्यों लगाते हैं? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर आयन इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर भी आयन इकट्ठे हो जाते हैं। इन आयनों को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? लवण सेतु, जिससे कि ये सेल फिर से चलना शुरू हो जाए, क्योंकि ये बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आयन इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ भी आयन इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये सेल काम करना बंद कर देता है। तो इसको पुनः चालू करने के लिए हम क्या लगा देते हैं? इसमें लवण सेतु। सेल को पुनः स्टार्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? लवण सेतु। होता क्या है ये लवण सेतु? एक यू आकार की कांच की ट्यूब होती है। ये क्या होता है? यू आकार की कांच की ट्यूब होती है। इसके अंदर क्या भरा होता है? लवण भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? लवण। लवण में हम आप KnO3 भर सकते हैं। अब KnO3 ही क्यों भरा, कुछ और क्यों नहीं भरा, NaCl क्यों नहीं भरा? तो हम ऐसा लवण भरते हैं जिसमें धनायन की गति और ऋणायन की गति के बराबर हो। धनायन की गति किसके बराबर हो? ऋणायन की गति के। तो ऐसा लवण हम इसके अंदर भर देते हैं। तो इससे हमें कंप्लीट ये समझ में आया कि लवण सेतु क्या होता है, क्यों यूज किया, और कौन सा लवण इसके अंदर भरते हैं। तो हमने कहा लवण सेतु एक यू आकार की कांच की नली है, इसको सेल को पुनः चलाने के लिए इसको लगाते हैं। इसके अंदर जो लवण भरते हैं उसमें धनायन की गति और ऋणायन की गति दोनों ही बराबर होती है। तो इस तरीके से ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। वैद्युत रासायनिक श्रेणी से क्वेश्चन आ सकता है, और या फिर गैल्वेनिक सेल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल इसके साथ ही अगर आपके साथ सामने आ जाए, तो वैद्युत अपघटनी सेल में इसमें यही अंतर है कि इसमें जो कैथोड और एनोड का चक्कर है
वो उल्टा हो जाएगा, या प्लस और माइनस का कुछ डिफरेंस आएगा, क्योंकि वहां बैटरी से करंट देते हैं, उल्टा कर देंगे, कैथोड पर प्लस और एनोड पर माइनस है, तो वहां उल्टा कर देंगे, एनोड पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कैथोड पर माइनस हो जाएगा वहां पर। तो देखेंगे, अगर आपको और डिटेल में इस पर देखना है तो आप इसमें जा सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको वैद्युत रासायनिक वैद्युत रसायन के नाम से एक पूरी सीरीज है, उस सीरीज में जाके आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए जरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, ऐसे ही बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हैं जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कौन सा क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत इंपोर्टेंट है, 3 मार्क्स का आएगा कम से कम पेपर में। तो ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में आप समझते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, क्या जरूरत है इसकी। तो जब हम विद्युत रासायनिक स्टडी पढ़ते हैं तो वहाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता हुआ क्रम लेते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा किसका विभव ज्यादा है, किसका विभव कम है। तो कम विभव वाला और ज्यादा विभव वाले की पता करने के लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा पता करते हैं कि किस धातु का विभव कितना है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा उपकरण है जो मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के काम आता है। तो सबसे पहला काम ये क्या ज्ञात करता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या ज्ञात करता है ये, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करता है। क्या ज्ञात करता है ये, मानक इलेक्ट्रोड विभव, पहली बात। दूसरी बात, होता क्या है अब ये, या क्या है तो उपकरण है ये, क्या है ये, उपकरण है। कैसा उपकरण है कि इसके एक हम कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में एक प्लेटिनम की छड़ डाल देते हैं। प्लेटिनम की छड़ किसके सॉल्यूशन में डाला, HCl के सॉल्यूशन में डाली, HCl के सॉल्यूशन में डाली है। तो जैसे धातु का लवण होता है उसी धातु की छड़ डालते हैं, लेकिन हमने HCl डाला है और इसमें छड़ प्लेटिनम की डाली है। तो इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण होगा क्यों ऐसा किया है। तो प्लेटिनम की छड़ के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व कर रही है, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डाली है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका नाम है, तो इसमें हाइड्रोजन की छड़ होनी चाहिए थी, लेकिन हाइड्रोजन गैस है, गैस की छड़ बन सकती नहीं है। तो क्या करते हैं, प्लेटिनम की छड़ डालते हैं, इसके बाद हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन गैस इस पर चिपक जाती है। और प्लेटिनम ही एक ऐसा मेटल है जिस पर हाइड्रोजन गैस ज्यादा चिपकती है। और कौन कौन से मेटल हो सकते हैं, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इन तीनों पर हाइड्रोजन गैस ज्यादा चिपकती है, लेकिन हमने केवल प्लेटिनम लिया। क्यों क्यों लिया प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम की वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्रियाशीलता बहुत कम दे रखी है, सबसे लास्ट में आता है, इलेक्ट्रॉन विभव का मान बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसकी क्रियाशीलता क्या है, इसकी क्रियाशीलता क्या है, बहुत कम होती है, इसीलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा यहाँ पर। तो केवल कौन पार्टिसिपेट करेगा, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा H प्लस के साथ में। ऐसे कुछ रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन क्या बना लेगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी जाएगी। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूरा सचित्र वर्णन है। आप एक चित्र बनाएंगे, उसके अंदर प्लेटिनम की छड़ डालेंगे, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व करेंगे, HCl के अंदर डाल देंगे, पूरा चित्र के बारे में लिख देंगे, तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इस रिएक्शन को जरूर लिख देना कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हटा देंगे यहाँ से, या इस पे इलेक्ट्रॉन गेन करा दीजिए। दूसरी तरीके से एक रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, H प्लस ने इलेक्ट्रॉन किया, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व करा दी, तो ऐसा आप करा सकते हैं। तो ये दोनों ही रिएक्शन एनोड और कैथोड के लिए प्रयुक्त होती है, जहां जैसी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से इसको यूज करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज, लास्ट तक बने रही, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कोलराउस का नियम। देखिए इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कोलराउस का नियम। आप देखते हैं कि अगर यूपी बोर्ड के 7 सेट हैं, तो 7 सेट में से 3-4 पेपरों में, 3-4 सेटों में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम क्या है, देखिए बहुत आसानी से आप समझते हैं कोलराउस का नियम क्या है। बहुत सिंपली आप एक बार सुन लेंगे, बस एक बार बस ध्यान से सुन लो, आपको याद हो जाएगा, गारंटी है हमारी कि एक बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। इसका नाम, दूसरा नाम क्या होता है, इसे स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम भी कहते हैं, स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम। अभिगमन समझते हैं, अभिगमन का मतलब होता है चलना, स्वतंत्र का मतलब फ्री, मुक्त रूप से चलना। तो मुक्त रूप से आयन चलने वाला नियम है ये। क्यों इसको स्वतंत्र आयनों के अभिगमन का नियम कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे अभी। तो सबसे पहले कोलराउस का नियम क्या है, तो सबसे पहले वर्ड याद करिए, अनंत समता। क्या याद करेंगे, अनंत समता। ये सबसे पहला इस नियम का सबसे मुख्य उद्देश्य अनंत समता है। अनंत समता का मतलब होता है कि 1 चम्मच नमक डाल दिया एक कंटेनर में, उसमें हजारों लीटर पानी डाल दिया, 1 चम्मच नमक लिया, हजारों लीटर पानी डाल दिया, तो उसके बाद क्या वो पानी पीने में नमक का जैसा पानी लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब उसमें तन्यता हमने इतनी ज्यादा मिला दी है कि उसमें नमक की मात्रा बिल्कुल 0 लगने लगेगी। यानी कि अनंत तन्यता कहें या शून्य सांद्रता कहें, या फिर क्या कहें, शून्य सांद्रता, अनंत तन्यता या शून्य
सांद्रता। अब ये नियम जब भी दिया जाता है वो अनंत तंता पे दिया जाता है, तो अनंत तंता पर क्या होता है कि अनंत तंता पर आयन बहुत दूर दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयन दूर दूर हो जाएंगे। जैसे हम नमक डाला 1 चम्मच, तो उसमें Na+ और Cl नेगेटिव होंगे, ये आयन इतनी दूर दूर हो जाएंगे कि स्वतंत्र रूप से गति करने लगेंगे। फिर जब NaCl की अगर मोलर चालकता अगर आप निकालना चाहेंगे, तो NaCl की मोलर चालकता इसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। अनंत तंता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होती है। अनंत तंता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसकी मोलर चालकता? वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होती है। याद हो गया? देखो, अनंत तंता बोलना है, वैद्युत अपघट्य बोलना है, और इसकी मोलर चालकता किसके बराबर है? धनायन और ऋणायन के बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है इसका मोलर चालकता। इसका क्या दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है? मोलर चालकता। यानी कि अनंत तंता पर अगर मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। अनंत तंता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। तो ये अगर कोलास का नियम आप इतना भी लिखाएंगे तो आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। आपको इतिहास नहीं लिखना है कि किस सन में प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था, ये किया था, वो किया था, कुछ नहीं लिखना। केवल सिंपली आपको ये लिखना है कि अनंत तंता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता धनायन और ऋणायन के बराबर योग के बराबर होती है। मुख्य रूप से किसके लिए है? मोलर चालकता के लिए है। मुख्य रूप से किसके लिए है? मोलर चालकता के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको अगर फॉर्मूले में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, लैम्डा m, ये है मोलर चालकता। अनंत बना देंगे तो ये अनंत तंता पर मोलर चालकता, और यहाँ लिखेंगे NaCl। ऐसे ही इसको लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट m किसके साथ? Na+ के साथ, प्लस इसको कैसे लिखेंगे? लैम्डा इनफाइनाइट m Cl नेगेटिव के साथ। डरना नहीं है अगर आप इसकी जगह पे 0 आ जाए कहीं पे, तो मैंने समझाया कि अनंत तंता का कहें या फिर शून्य सांद्रता कहें, एक ही बात होती है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। आपको केवल लिखना है कि अनंत तंता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चालकता और मोलर चालकता में अंतर। चालकता में और मोलर चालकता में क्या अंतर है? तो आप समझिए कि चालकता क्या होती है? चालकता होती है प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या। प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? हम चालकता कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? चालकता कहलाती है। लेकिन मोलर चालकता क्या है? मोलर चालकता है कि अगर किसी विलयन में 1 मोल पदार्थ गुणा हो, चाहे आयतन कितना भी ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं है, 1 मोल पदार्थ गुणा हो तो उसकी जो चालकता होगी उसी को मोलर चालकता कहते हैं। अब फर्क ये है, इसमें क्या अंतर क्या है कि अगर आप तंता बढ़ाते हैं, पानी मिलाते जाते हैं उसमें, तो पानी मिलाने पर चालकता का मान घट जाएगा, लेकिन मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। तंता बढ़ाने पर चालकता का मान घटता है और मोलर चालकता का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो आप समझिए, इसका फॉर्मूला होता है मोलर चालकता का लैम्डा m × K × 1000/m। ये आयतन क्या है? ये आयतन है, वॉल्यूम का वॉल्यूम है, ऐसे लिखते हैं किताब वाले, K × वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा, आयतन जैसे जैसे बढ़ेगा, मोलर चालकता बढ़ जाती है, और जो विशिष्ट चालकता होती है या विशिष्ट चालकता या चालकता जो होती है वो घट जाती है। तो तंता बढ़ाने पर चालकता घटती है और मोलर चालकता बढ़ जाती है। यही अंतर है इसका, बहुत विशेष अंतर है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन कि तंता बढ़ाने पर चालकता पर क्या असर पड़ता है या मोलर चालकता पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए जरा ध्यान से, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। रासायनिक बलगतकी से पहला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोटि तथा आणविकता में अंतर। तो कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है? तो कोटि क्या है और आणविकता क्या है ये समझ जाएंगे तो अंतर भी समझ जाएंगे। सॉरी, कोटि क्या है? कोटि क्या है? वेग नियम होता है, वेग नियम, रेट लॉ, वेग नियम। अगर वेग नियम में देखें तो k × a⁴x b⁴y लिखा होता है। वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता जो होती है उस पर जो घात लगी होती है, उन घातों को ही क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। वेग नियम में अभिकारकों की जो सांद्रता होती है उस पर घात लगी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। यानी कि अभिकारकों की वो संख्या जो वेग नियम में प्रयुक्त हो, अभिकारकों की वो संख्या जो वेग नियम को निर्धारित कर रही है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। लेकिन आणविकता क्या है? आणविकता केवल अभिकारकों की संख्या है। अब वेग नियम को प्रभावित करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं है। जैसे अगर हम मान ले आपके सामने एक रिएक्शन है A + B, इससे प्रोडक्ट बना कोई भी। अब इस रिएक्शन में अगर इसके रेट लॉ में केवल A का प्रयोग हुआ तो इसमें कितने अभिकारक ऐसे हैं जो वेग को प्रभावित कर रहे हैं? केवल 1 है। लेकिन अभिकारक इसमें टोटल कितने थे? 2 थे। तो अभिकारक तो उसमें कितने हो जाएंगे? 2 अभिकारक
इसमें हो जाएंगे तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, लेकिन कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कोटि और आणविकता में केवल इतना अंतर है कि कोटि वेग नियम को प्रभावित करती है, आणविकता वेग नियम को प्रभावित नहीं करती, वेग को प्रभावित नहीं करती है। दूसरा कि कोटि यहाँ पर 1/2 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, यानी कि वेग नियम में यानी वेग को कैसे प्रभावित कर रही है वो बदल सकती है चीजें, 1/2 भी हो सकती है, 0.01 भी हो सकती है, लेकिन आणविकता यानी अभिकारकों की जो संख्या है वो कभी माइनस की नहीं हो सकती, न ही माइनस की हो सकती, न ही भिन्नात्मक हो सकती। क्या हम 1/2 कोई भी कण ले सकते हैं? 1/2 आधा कण लेने का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए ये कभी न तो 0 होती है, न कभी भिन्नात्मक होती है, न कभी ऋणात्मक होती है। कोटि सब कुछ हो सकता है, 0 भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो कोटि और आणविकता का ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, कई सारे पेपरों में पूछा जा सकता है। और अब आप जब आपको एग्जाम में लिखना है अंतर, कभी कोई भी अंतर लिखना आ जाए तो आपको अंतर हमेशा ऐसे लिखना है, 2 चीजों में अंतर देखेगा तो एक तरफ कोटि लिखेंगे और एक तरफ आणविकता लिखेंगे, कोटि और आणविकता, ऐसे अंतर लिख के जाएंगे। तो एक तरफ कोटि लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, आणविकता, और दोनों तरफ लिखेंगे। इसको इस तरफ कोटि के बारे में लिखेंगे, इस तरफ आणविकता के बारे में लिखेंगे, आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। आप इतिहास की तरह एक तरफ हेडिंग ऐसे मत लिख देना, कोटि लिख के लिखो, आणविकता लिख के, ऐसे नहीं लिखना होता है। अंतर जब भी आ जाए आप केवल एक चार्ट बनाएंगे, एक तरफ कोटि के बारे में, एक तरफ आणविकता के बारे में, आपके कंप्लीट नंबर, पक्के नंबर जरूर मिलेंगे, 100% नंबर मिलते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर में 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आएगा। देखिए कैसा न्यूमेरिकल आता है, किस पर आधारित होता है वो समझते हैं। तो ये जो बहुत बड़ी सी आपको हेडिंग दिख रही है वो कुछ नहीं है, शून्य और प्रथम कोटि की 2 अभिक्रिया होती है। एक अभिक्रिया होती है शून्य कोटि की, एक अभिक्रिया होती है प्रथम कोटि की। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उनके लिए एक समीकरण दे रखे होते हैं। एक समीकरण है A0 माइनस A बराबर KT, ये शून्य कोटि का है, और 2.303 अपॉन T log A0 बटे A इक्वल टू K, ये समीकरण दे रखा होता है प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए ये समीकरण याद करना है, और शून्य जीरो ऑर्डर के लिए, शून्य कोटि के लिए ये समीकरण याद करना है। इस समीकरण पर सवाल आता है, कैसे सवाल आता है, ये A0 सबसे पहले ये समझो क्या है और A क्या है ये समझो तो सबसे पहले। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी फॉर्मूला आए, तो उस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले फॉर्मूले के बारे में, कि जो फॉर्मूले के जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनका क्या अर्थ है वो जरूर लिखना है। जैसे A0 क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है, A0 क्या है यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है, और A क्या है शेष बची सांद्रता है। इसका विशेष ध्यान देना है। K क्या है यहाँ पर वेग स्थिरांक है, ये चीजें जरूर लिखनी है। हर शब्द का, हर संकेत का अर्थ आपको लिखना आना चाहिए, हर संकेत का आपको अर्थ लिखना जरूरी है। जैसे T क्या है, इसमें समय है, और समय की वैल्यू जैसी दे रखी हो वैसी यूज करेंगे आप। सेकंड में दे रखी होगी तो सेकंड के हिसाब से आंसर आएगा, मिनट में दे रखी होगी तो मिनट के हिसाब से आंसर आएगा। तो आप इस समीकरण की सहायता से एक न्यूमेरिकल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कोई मान लो अभिकारक 30% खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है 30%, तो मान लो उसको 30% खर्च होने में 5 मिनट का समय लगा है, 30% खर्च होने में कितने मिनट का समय लगा है, 5 मिनट का। तो आपको इसको A0 और A की वैल्यू देखनी है, तो A0 और A क्या होगा इस सवाल में। तो A0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में कितनी सांद्रता थी। अगर 30% की कह रहा है, इसका मतलब प्रतिशत का मतलब 100 होता है, स्टार्टिंग में कितना रहा होगा 100, 30% खर्च हुआ, इसका मतलब बचेगा कितना 70। तो A0 की वैल्यू 100 हो गई, A की वैल्यू 70 हो गई, और समय कितना हो गया 5 मिनट। तो इससे आप K का मान नहीं लगा सकते क्या, तो आप K का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और इस तरीके से एक सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का आएगा। अब ध्यान रखना, अगर मान लो 2% दे रखी है कि 20% पूर्ण होने में 5 मिनट का समय लगा, और 40% पूर्ण होने में कितने मिनट का समय लगेगा, बताएगा शून्य कोटि के है या प्रथम कोटि के है। आपको तो केवल ये पता होना चाहिए कि A0 क्या है, A क्या है, और T क्या है, K क्या है, इसी को तो पता करना है। तो आप देखिए जरा, इसमें आप K की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसके लिए भी आप K की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन आप T की वैल्यू मत रखना, T की जगह पर T रख देना, T की जगह पर क्या रख देंगे, T रख देना, और दोनों के K की वैल्यू को बराबर कर देना। क्योंकि K रिएक्शन में जो वेग स्थिरांक होता है वो रिएक्शन में कभी भी सांद्रता से नहीं बदलता, केवल और केवल ताप से प्रभावित होता है। ताप बदलेगा तभी वो बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। इसीलिए जब भी 2% वाला सवाल हो तो दोनों परसेंटेज के लिए दोनों अलग अलग फॉर्मूला लाएंगे और दोनों को बराबर रख देंगे। तो जिस चीज की वैल्यू आपको पूछा होगा वो आपके सामने जरूर निकल के आएगी। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में न्यूमेरिकल को देखना है
तो फिर से इसकी एक प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप जाकर उसमें देख सकते हैं और पूरे न्यूमेरिकल इसमें करा रखे हैं। तो मैंने आपको बस बताया है कि लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन कैसे आप ध्यान से करेंगे तो पूरा सब कुछ क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो हमने कहा कि 2% वाला सवाल 4 मार्क्स का 100% आपको पेपर में मिलेगा। प्रथम कोटि का होगा, ये भी निश्चित है, यानी कि समीकरण से होगा, यानी कि इसकी वैल्यू को 2 बार अलग अलग रख देना। यहाँ पर 1% वाला टी रख देना, दूसरी जगह टी को रखना मत, केवल टी रख देना उसको। और ए नॉट और ए कैसे निकालते वो पता ही है, जैसे 20% खर्च होने में ए नॉट की वैल्यू कितनी मानेंगे 100, और ए की कितनी आ जाएगी 80। 100 में से 20% खर्च हुआ तो बचा कितना 80। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन हो जाएगा। और एक वर्ड होता है अर्धाविपात, एक ऐसा समय जिस पर अभिकारक आधा रह जाए, यानी 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए आप सिंपली आप टी हाफ की वैल्यू ए नॉट अपॉन 2 के होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 के होता है। केवल आपको वेग स्थिरांक पता होगा तो आप अर्धाविपाल का मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से 4 मार्क्स का एक सवाल आपको निश्चित ही एग्जाम में मिलने वाला है। तो आपको एग्जाम के लिए भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। अब आपके सामने एक थ्योरी का क्वेश्चन रासायनिक बलगतिकी से है। रासायनिक बलगतिकी में टक्कर सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो टक्कर सिद्धांत क्या होता है? कोलियन थ्योरी क्या कहती है कि जब भी अभिकारक जो होते हैं, जब ये आपस में जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपस में टकराते हैं, टक्करों से उत्पाद बनते हैं। लेकिन कुछ टक्करें ऐसी होती है जिनसे उत्पाद नहीं बनते, और कुछ टक्करें ऐसी होती हैं जिनसे उत्पाद बन जाते हैं। यानी कि टक्करें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रभावी और एक होती है अप्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर वो होती है जिनसे उत्पाद बन जाते हैं, अप्रभावी टक्कर वो होती है जिनसे उत्पाद नहीं बनते। प्रभावी टक्कर वो होती है जिनसे उत्पाद बन जाते हैं, अप्रभावी टक्कर होती है जिनसे उत्पाद नहीं बनते। प्रभावी टक्करों के लिए अणु के पास जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे दहलीज ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दहलीज ऊर्जा। उसे क्या कहते हैं? दहलीज ऊर्जा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, आप मॉडल में देखेंगे, कहीं भी और देखेंगे तो बहुत सारे उल्टे सीधे डेफिनेशन आपको मिलेंगे। बहुत सिंपल डेफिनेशन, प्रभावी टक्कर कराने के लिए अणु के पास जो कम से कम ऊर्जा होती है वो दहलीज ऊर्जा कहलाती है। अगर मान लो कोई प्रभावी टक्कर से उत्पाद बन जाते हैं, अप्रभावी टक्कर से उत्पाद नहीं बनते, तो क्या करेंगे आप? अप्रभावी टक्कर को प्रभावी में बदलेंगे, तो कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अप्रभावी टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसी को क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा। क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा को किस तरह से करते हैं? ई से करते हैं। और इसके लिए एक आरणीय समीकरण होता है, K इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस के E अपॉन RT। इस समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में मिल सकते हैं आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है। वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए यूज होता है आरणीय समीकरण। तो ये टक्कर सिद्धांत से हमें पता चलता है कि सांद्रता जितनी ज्यादा होती है, टक्करों की संख्या उतनी ज्यादा होगी और अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि इस सिद्धांत के द्वारा हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या कारक हैं? कि सांद्रता बढ़ने पर टक्करें बढ़ जाती हैं, यानी टक्करें बढ़ जाएंगी तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दूसरी बात, ताप बढ़ाने से भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है? तो उत्प्रेरक बढ़ाने पर, उत्प्रेरक डालने पर सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है, और जहां भी सक्रिय ऊर्जा कम होगी, कम होने का मतलब है कि कम ऊर्जा देनी पड़ रही है, कम अप्रभावी टक्कर है, ज्यादा प्रभावी टक्कर है, इसका मतलब रिएक्शन की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। सक्रिय ऊर्जा कम होगी उत्प्रेरक से और अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी, अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? अप्रभावी टक्कर को प्रभावी टक्कर बदलने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। प्रभावी टक्कर कराने के लिए अणु के पास जो कम से कम ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? प्रभावी टक्कर कराने के लिए अणु के पास जो न्यूनतम ऊर्जा होती है इसे दहलीज ऊर्जा कहते हैं। ईटी से प्रदर्शित करते हैं। आपके पास में एक समीकरण है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हमने आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं। कुछ क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगले वीडियो में आपके सामने मिलेंगे आपको। तो जब तक देखते रहिएगा इस वीडियो को बहुत ध्यान से, और आपको नेक्स्ट डे 25 तारीख को आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। थैंक यू।